वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ग्लास हाउस। मूवी की शुरुआत एक परले के बाद वाले समय में होती है, जहां पर श्रेड नाम की जहरीली चीज पूरी दुनिया में फैल गई है, जिसकी वजह से लोग अपनी याद रखने की शक्ति खो चुके हैं। अब जंगल में भटकता हुआ एक आदमी सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तभी उसको कांच से बना हुआ एक बड़ा घर दिखता है। वहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन फिर भी वो आदमी घर के पास पहुँच जाता है और तभी बी नाम की एक लड़की उसको गोली मार देती है। अब पता लगता है कि इस घर में श्रेड से बचकर एक परिवार रहता है, जिसमें एक माँ और उसके 4 बच्चे, जिनका नाम है बी, एवी, डेजी और गैब। माँ ने घर को इस तरह से बनाया है ताकि श्रेड अंदर तक ना आ सके, और घर की बनावट ऐसी है कि वो ताजी सब्जियां उगा सके और साफ हवा का इंतजाम भी कर सके। इसके अलावा उन सभी को चीजें याद रखने के लिए हार दिए गए हैं, जिन पर उनके अपने नाम का एक सिंबल होता है, जैसे कि बी के हार में बी, एबी के हार में ई, और ऐसे ही सबके हार में उनके पहले नाम का अक्षर होता है। बाहर जाने के लिए उन सभी के पास मास्क है। हालांकि जब गैब छोटा था तो वो एक बार बिना मास्क के बाहर चला गया था और अब बेचारे को चीजें याद रखने में मुश्किल होती है, इसलिए कभी कभी उसके तंग करने पर उसको बेड से बांधना पड़ता है और बाहर के किसी भी इंसान को अंदर नहीं आने दिया जाता। अगर कोई उनके घर में आने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ये देखा जाता है कि कहीं ये इंसान माँ का खोया बेटा लूका तो नहीं है। अगर वो आया इंसान लूका होगा तो उसका एक खास तरह का कोड होगा, और अगर वो इंसान कोड नहीं बताता है तो उसको तभी के तभी गोली मार दी जाएगी। अब शुरुआत में मारे गए अजनबी के शरीर के कुछ हिस्से खाद बनाने और कुछ धार्मिक कामों के लिए निकाले जाते हैं, और बचे कुछ शरीर को लड़कियां मिलकर बाहर दफना देती हैं। जिस आदमी को आज बी ने मारा है उसकी जेब में एक फोटो है, तो उसको दफनाने से पहले फोटो तो एवी अपने पास रख लेती है। बाद में एवी उस फोटो को एक खास डब्बे में जाकर छुपा देती है, जो उसने पेड़ पौधे वाली जमीन में दबा कर रखा हुआ है। जब धार्मिक काम या फिर कुछ रीति रिवाज करने का समय आता है, सभी लोग आदमी के शरीर के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि हमारी सही सलामती के लिए हमारे पास ये घर है। और इसी वजह से उन्होंने कांच की बनी सभी दीवारों पर तस्वीर बनाई हुई है, जो कि यहाँ की कहानी बताती है कि कैसे बच्चों की माँ यहाँ आई और कैसे अपने परिवार को उन्होंने बसाया। अब एक शाम को दिखाते हैं तो बी को बाहर की पहरेदारी की जिम्मेदारी दी जाती है। तभी उसको एक अजनबी आता हुआ दिखाई देता है, जो कि अपने चेहरे से मास्क उतार देता है। अब बी कोड का पता लगाने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करती है, लेकिन अजनबी उसके इशारे का कोई जवाब नहीं देता। अब क्योंकि वो अजनबी है तो उसको गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से उस आदमी का चेहरा देखने के बाद बी को कुछ यादें वापस आ जाती हैं, और जब अजनबी बेहोश हो जाता है, बी नियमों को तोड़कर उस आदमी की मदद करने का तय करती है और उसको अंदर लेके आती है। अब बच्चों की माँ इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है और उस आदमी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन डेजी सभी को याद दिलाती है कि हमारे दूसरे नियम के हिसाब से इस घर की सभी चीजें पवित्र हैं, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर बच्चों की माँ इस मौके का फायदा उठाकर अजनबी के पैर का इलाज करती है और लड़कियों को सिखाती है कि कैसे एक जख्म को सिला जाता है। अब अगली सुबह अजनबी जागता है, लेकिन उसको चैन से बांधा हुआ है। वो देखता है कि बी उसके पास में जमीन पर सो रही है। गैब भी जागता है और वो भी बेड से बंधा हुआ है। उसने बेड पे पेशाब करके बेड को गिला कर दिया है। अब एबी बी को ढूंढने जाती है ताकि साफ सफाई में वो उसकी मदद ले सके, लेकिन अब बी उस अजनबी से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके पास जाना चाहती है, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो गीली चादर को बेड से हटाती है, जबकि गैब अभी भी बेड पर सो रहा होता है। वो गैब की साफ सफाई करने के लिए एबी को अकेला छोड़कर चली जाती है, और ऐसा करके दोनों बहनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। बी जल्दी से अजनबी के पास पहुंचती है ताकि वो उसकी दाढ़ी को साफ कर सके, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो आदमी तो पहले जाग चुका है। अब बी बहुत डरी हुई है और उस अजनबी को सवाल पूछती है, जिसका अजनबी कोई जवाब नहीं देने वाला। इसके बाद बी और एबी मिलकर उस आदमी की पट्टियां बदल लेती हैं, और फिर थोड़ी देर में बच्चों की माँ अजनबी से सवाल करती है। वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है मेरा कभी कोई नाम ही नहीं था। वो आदमी और बातें बताता है, जैसे कि बाहर बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं और बचे हुए लोग भटकते हुए खाने को ढूंढ रहे हैं, लेकिन खाना न मिलने पर वो भूख से मर रहे हैं। एक आदमी ने तो मेरे ऊपर हमला भी कर दिया था, इसलिए मेरे पैर पर चोट आ गई है। ये बोलने के बाद वो पूछता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? लेकिन अब बच्चों की माँ उसको जाने नहीं देगी, क्योंकि अजनबी उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। अब उस आदमी को वहीं पर रुकना होगा और बाकी सभी की तरह काम भी करना होगा। अब अगले सीन में एबी को महसूस होता है कि गैब अजनबी के पास आने जाने में अजीब महसूस कर रहा है, इसलिए उसका मूड अच्छा करने के लिए एबी उसको कुछ खिलौने दिखाती है जो गैब पहले बनाया करता था, लेकिन गैब को इन खिलौने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो बी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो गैब को सीधे अजनबी के पास लेके जाती है और उसे अजनबी का चेहरा टच करने को बोलती है, ताकि गैब को पता लग जाए कि बाहर से आया हुआ अजनबी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही है। लेकिन गैब तो अभी भी डरा हुआ है। अब अगली सुबह अजनबी को पेड़ पौधों वाली जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, हालांकि उसके पैरों को अभी भी जंजीर से बांधा गया है। अब धीरे धीरे बी अजनबी को ज्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए वो उस अजनबी के लिए एक प्लेट में ताजे फल लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब वो आदमी स्ट्रॉबेरी उठाता है, और बी वादा करती है, मैं तुम्हें पढ़ाना सिखाऊंगी। जब भी एबी को काम करने में मदद चाहिए होती है, बी कोशिश करती है कि एबी सभी काम को खुद अकेले कर ले, ताकि वो अजनबी के साथ ज्यादा वक्त बिता पाए। इस बात से तंग आकर एबी बी को समझाते हुए बोलती है, देखो तुम्हें किसी नए इंसान के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि वो तो पहले ही प्यार में डूब चुकी है। अब खिड़कियों को सही करते समय बी अजनबी आदमी को बताती है कि दीवारों पर बनी ये तस्वीर हमारी कहानी को बताते हैं। तभी अजनबी का ध्यान तस्वीरों में बने एक आदमी पर जाता है और वो पूछता है, ये तस्वीर में आदमी कौन है जिसके
जवाब में बी बोलती है ये आदमी मेरा सब कुछ है। अब बाद में रात के खाने के वक्त बी कोशिश करती है कि अजनबी आदमी उन सभी के साथ टेबल पर खाना खा ले, लेकिन बच्चों की माँ उसको लूका की जगह लेने से मना कर देती है और पेड़ों के पास बनी एक सीट पर बैठने को भेज देती है। अजनबी पूछता है ये लूका कौन है। उसको बताया जाता है कि लूका भी बी, एली इन सभी का भाई था। वो बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने बाहर गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। काफी दिन गुजर जाते हैं और अजनबी का पैर धीरे धीरे ठीक भी होने लग जाता है। अब डेजी उन जानवरों के बारे में पूछती है क्योंकि डेजी ने कभी कोई जानवर नहीं देखा है, इसलिए अजनबी एक घोड़े की तस्वीर बनाकर उसको देते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक घोड़े का पुतला बना सकता हूँ अगर तुम मुझको एक चाकू लाकर दोगी तो। इसलिए डेजी अपनी बहनों की टोकरी से एक चाकू चुरा लेती है और जाके अजनबी को पकड़ा देती है। अब डेजी को अजनबी के साथ खेलता देख गैब बहुत ही जलने लगता है। कुछ समय बाद अजनबी ने आखिरकार डेजी के लिए घोड़ा बना दिया है और वो घोड़ा एक पहले के रूप में बना हुआ है। अब गैब को इस घोड़े के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए अजनबी आदमी उसको घोड़े के साथ खेलने देता है, लेकिन बेचारा गैब घोड़े के हिस्से जोड़ ही नहीं पाता। गैब को महसूस होता है कि अब मेरी जगह कोई नया आ गया है, इसलिए वो सभी चीजें उठाकर बुरी तरह से फेंकने लग जाता है। जब उसकी बहनें उसको देखने आती है तो वो उसको संभाल नहीं पाती और लगता तो ऐसा है कि बहुत ही खतरनाक हो गया है। इसीलिए अजनबी डेजी को बोलता है तुम मुझे खोल दो और डेजी ऐसा ही करती है और अजनबी आदमी गैब पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है, फिर थोड़ी देर में शांत भी कर देता है। अब शाम को दिखाते हैं तो बी अपने आप को देख रही होती है। उसको पता लगता है कि आज गैब को संभालते वक्त उसके चेहरे पर खरोंच लग गई थी। तभी अजनबी वहाँ पर आता है और इस बात के लिए बी को चिढ़ाता है। गलती से बी उस आदमी को लूका बोलते हुए पुकारती है, जिस वजह से अजनबी बोलता है मैं तुम्हारा भाई लूका नहीं हो सकता क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच भाई बहन के जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता। अब हैरानी की बात तो ये होती है कि इस बात को सुनकर बी बहुत ही खुश दिख रही होती है क्योंकि लूका और उसके बीच में कुछ चल रहा था और अब अजनबी को जंजीर से बांधकर नहीं रखा जाता और वो घर में कहीं भी घूम सकता है। एक सुबह अजनबी एबी को उसके डब्बे के साथ देखता है और उस डब्बे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में एबी बताती है कि ये एक खेल है जो मैं लूका के साथ खेला करती थी। अजनबी उस खेल को खेलना चाहता है, लेकिन एबी खेलने से मना कर देती है क्योंकि वो लूका नहीं है। वो साथ ही बोलती है कि तुम्हें हमारे रीति रिवाजों में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हम लोगों में से एक नहीं हो, तुम तो कोई बाहर वाले हो। अजनबी उसकी बात मानने से मना कर देता है और बोलता है मुझे पता है कि ये सभी रीति रिवाज इसलिए किए जाते हैं ताकि हम याद रख सकें कि हम कौन हैं, इसलिए मैं खुद को याद रखना चाहता हूँ। इसके बाद अजनबी उस डब्बे के बारे में पूछने के लिए डेजी और बी के पास जाता है। डेजी को तो कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस समय बहुत ही छोटी थी, लेकिन बी को सब कुछ याद है क्योंकि लूका उस डब्बे में स्ट्रॉबेरीज छुपाया करता था जो कि बी की मनपसंद भी है। अब बाद में अजनबी आदमी एबी से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन एबी अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। वो बोलती है जिस दिन तुम यहाँ आए थे अगर उस दिन बी की जगह मैं होती तो मैं तो पक्का तुम्हें गोली मार देती। लेकिन अजनबी बोलता है पहरेदारी में मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन एबी बोलती है पहले तुम खुद का ध्यान रख लो, ठीक है। अब बाहर जाते हुए बच्चों की माँ अजनबी को मिलती है। वो बोलती है दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है और मेरे दिमाग में भी तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन ये काम तुम एबी के साथ नहीं करोगे। अब अगले दिन सभी पेड़ पौधों पर काम कर रही होती है, तभी अचानक वहाँ पर अजनबी आदमी पहुँचता है और बी के लिए स्ट्रॉबेरी छोड़कर चला जाता है। अब अगर हम वैसे बात करें तो बी की नजरों में ये एक इशारा है कि ये अजनबी आदमी ही लूका है, लेकिन एबी को अभी भी भरोसा है कि ये अजनबी आदमी कुछ न कुछ चाल बना रहा है और हमको यहाँ पर फुसला रहा है। अब दोपहर के समय दिखाते हैं तो अजनबी आदमी बी के साथ पहरेदारी पर जाता है और उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करता है। वो बी को इधर उधर छूने लगता है और जब बी को आते हुए किसी नए इंसान पर गोली चलानी होती है वो तब भी बी को छूना बंद नहीं करता। फिर नई लाश को हमेशा की तरह ठिकाने लगाया जाता है और ये काम करने के बाद बी और अजनबी आदमी घर के अंदर ही मूड बना रहे होते हैं। अब जैसा कि घर की सभी दीवार कांच की बनी हुई है, इसीलिए जब एबी पास से गुजर रही होती है तो वो उन दोनों को देख लेती है। अब ये देखकर एबी को कुछ पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। उसने एक बार बी और लूका को ऐसे करते हुए देखा था और उस समय बचपन में ये देखते हुए ही एबी का ध्यान भटक गया था, जिसकी वजह से वो बाहर जाते हुए गैप पर ध्यान देना ही भूल गई थी। अचानक अजनबी आदमी सर ऊपर उठाता है और वो एबी को देख लेता है। एबी तभी वहाँ से भाग जाती है। बाद में अजनबी आदमी एबी के पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें सेक्स करते हुए लोग देखना पसंद है। ये बात सुनकर एबी भड़क जाती है और अपना फावड़ा उस अजनबी की तरफ फेंकती है। वो बोलती है तुम मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकते हो, जैसे कि तुमने मेरी बहन को फंसा रखा है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय उस अजनबी का ध्यान मिट्टी पर पड़ी एक चीज पर जाता है। वो कुछ और नहीं एबी का डब्बा है। उसके अंदर एक छोटी थैली है जिस पर लूका का नाम लिखा हुआ है। थैली के अंदर पुरानी 2 बैटरीज है और एल शब्द वाला एक हार भी है। फिर अजनबी डेजी से इस हार के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में डेजी बताती है ये हार हमारी माँ ने हमारे पैदा होने पर बनाया था और इन हार को हम कभी उतार नहीं सकते हैं। और जब अगले रीति रिवाज करने की बारी आती है तो अब की बार अजनबी आदमी भी उनके साथ रीति रिवाज के लिए खड़ा होता है और इसकी वजह से अभी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है हमें हमारे धार्मिक चीजों में किसी बाहर वाले को नहीं लेना चाहिए। इसके जवाब में अजनबी सिक्कों से भरी हुई एक थैली निकालता है जो कि यहाँ आने पर उसके साथ ही थी। फिर खाली करने पर उस थैली में से लूका का हार भी निकलता है। अब जैसा कि अभी तो किसी को बताने वाली नहीं है कि उसने लूका का हार छुपा रखा है,
इसलिए इस बात का फायदा उठाते हुए अजनबी बोलता है, ये हार तो हमेशा से मेरे साथ ही है और मैं इस हार का मतलब भूल गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं ही लूका हूँ। बी और डेजी इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी बोलती है, जरूर इस हार को चुराने के लिए तुमने हमारे असली लूका पर हमला किया होगा। और इसकी वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसको रोकने के लिए बच्चों की माँ को आना पड़ता है। वो बोलती है, एबी बेटी, मुझे तुम पर नाज है कि तुम परिवार की सुरक्षा कर रही हो। और अब एबी का पक्ष लेता देखकर बी बहुत दुखी होती है। फिर वो सभी को याद दिलाने के लिए बोलती है कि एबी की गलती से ही हमारे भाई गैब की ऐसी हालत हुई है। गैब को बाहर जाने से रोकने में ज्यादा एबी को मुझे सेक्स करता देखने में अच्छा लग रहा था। अब ये बात सुनकर एबी रोती भी वहाँ से भाग जाती है। अब रात के खाने के समय देखते हैं तो आखिरकार अजनबी को टेबल पर खाने के लिए बैठाया जाता है और इस बदलाव की वजह से गैब साइड हो जाता है। अब बाद में एबी माँ के पास जाती है और पूछती है, सिर्फ मुझे सच्चाई क्यों दिखाई दे रही है? लेकिन जवाब में माँ बोलती है, तुम ज्यादा चिंता न करो क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। माँ बोलती है, जैसे ही उन दोनों का बच्चा पैदा होगा तो उस अजनबी आदमी को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि लूका को हमेशा ही जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जगह और रिसोर्सेज कम है। या तो बी का बच्चा रहेगा या फिर वो अजनबी आदमी यहाँ पर रहेगा। अब कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं तो अजनबी आदमी का पैर बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन बच्चों की माँ उसको अकेले पहरेदारी पर नहीं भेजने वाली है। अब एक दिन जब दोनों लड़कियां कपड़े धो रही होती है, तभी एबी का ध्यान बी के कपड़ों पर जाता है और वो कुछ नोटिस करती है और अपनी माँ को बताती है। फिर बच्चों की माँ कैलेंडर पर बी की प्रेगनेंसी के बारे में लिखती रहती है और कुछ हफ्तों के बाद वो अपनी बेटी बी को बताती है कि बेटी तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। अब ये बात सुनकर बी बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी बेकार हो जाती है जब बच्चों की माँ बोलती है, बेटी हमारे घर में कुछ ही लोगों के रहने का सामान है, इसलिए तुम्हें अपने बच्चे और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। अब ये सुनकर भी बहुत ही रोने लग जाती है और अपना दुख दिखाने के लिए बहुत चिल्लाती है। इसकी वजह से गैब को घबराहट होने लगती है और वो बाहर भागने लगता है। एबी उसके पीछे भागती है और इसकी वजह से ऐसी ही पुरानी याद एबी की नजरों के सामने आती है, जिसकी वजह से गैब ने अपनी याददाश्त खो दी थी। अब इस याद के आने से एबी अपने आप को पापी मानने लग जाती है। अचानक दिखाते हैं तो अजनबी बिना मास्क के वहाँ आता है और गैब को उठाकर अंदर लेके जाता है। बाद में वो एबी को बोलता है कि एबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एबी अभी भी रोती रहती है और बोलती है, गैब के पास बहुत अच्छा दिमाग था और मेरी वजह से अब उसकी यह हालत हो गई है। इससे पहले कि अजनबी एबी को थोड़ा अच्छा महसूस करा पाता, उसको थोड़ा शांत करा पाता, वहाँ पर बी आ जाती है जो बहुत ही चिड़ी हुई है और अजनबी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, क्योंकि आज उनको पहरेदारी के लिए जाना है। जब वो बाहर जाते हैं तो बी अजनबी आदमी को बोलती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन अजनबी आदमी वहाँ से जाने से मना कर देता है और वादा करता है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारी माँ को मना लूंगा। अब इस सब के दौरान गैब एबी को सोता हुआ देखता है। वो एबी के बेड पर जाता है और एबी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी एबी जाग जाती है और गैब को दूर करती है, लेकिन वो गैब को और दुखी नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो गैब की मदद करती है, लेकिन एक दूसरी तरह से। बाद में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो एबी को नींद नहीं आती, इसलिए वो बेड से उठकर बाहर चले जाती है और उसको जाता देखकर अजनबी बाहर पहुंच जाता है। वो एबी को बोलता है, तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही जो तुम्हारे और गैब के बीच चल रहा है, अगर वो तुम मन से नहीं कर रही हो तो तुमको ये सब कुछ रोक देना चाहिए। अब एबी अजनबी की बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इसके जवाब में अजनबी आदमी बोलता है, खुश रहना तो तुम्हारे हक में भी है। अब अगले दिन अजनबी आदमी गैब को चिढ़ाते हुए बोलता है, एबी तुम्हें प्यार नहीं करती है, वो तुम पर सिर्फ दया करती है। अब ये बात सुनकर गैब भड़क जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर अजनबी की तरफ फेंकता है, लेकिन ऐसा करते हुए खिड़की टूट जाती है। फिर लड़कियां जल्दी अंदर जाकर खिड़कियों को ठीक कर देती है ताकि बाहर की बुरी हवा अंदर न आए। अब ऐसा करने के लिए बच्चों की माँ गैब को डांटती है, लेकिन अजनबी बोलता है, इसमें गैब की कोई गलती नहीं है, ये तो एक छोटा सा हादसा हुआ है। अब बाद में बच्चों की माँ बोलती है कि मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही है कि पिछली 2 बार जब भी गैब ने अपना आपा खोया है तब तुम ही उसके आसपास थे। अजनबी बोलता है, हाँ, मुझे लगता है कि गैब आजकल थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो बाहर रहकर ज्यादा खुश रहेगा, क्योंकि तब उसके पास कोई बुरी यादें नहीं होंगी। लेकिन बच्चों की माँ इस बात से सहमत नहीं होती। वो बोलती है, मैं तुम्हें रखने की जगह अपने बेटे को यहाँ पर रखूंगी। अब रात के समय दिखाते हैं तो माँ गैब को बेड से बांध देती है और एक कहानी बताती है ताकि गैब को उसका प्यार महसूस हो सके। बाहर जाते हुए बच्चों की माँ को अजनबी आदमी मिल जाता है। अजनबी को अच्छे से समझ में आ गया है कि इस औरत को इसकी बेटियों की तरह बातों में नहीं फंसाया जा सकता, इसलिए वहाँ खेती में इस्तेमाल होने वाले चीज का इस्तेमाल करके वो बच्चों की माँ को वहीं मार देता है। इसके बाद अजनबी बच्चों की माँ की लाश और हथियार को गैब के बेड के पास से छोड़ देता है ताकि सभी सोचे कि ये काम गैब नहीं किया है। जब गैब जागता है और देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है, तभी थोड़ी देर में वहाँ पर अजनबी आता है और कत्ल का इल्जाम गैब पर लगाने लग जाता है। गैब इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अजनबी पर हमला करने लग जाता है। तभी लड़कियां ये शोरगुल सुनकर बिल्कुल सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाती है। वे देखती है कि अजनबी आदमी गैब को धक्का मार के दूर कर रहा है। अब जैसे ही अजनबी आदमी बोलता है, गैब ने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया है, एबी उसकी बात का विश्वास कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। बेबी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गैब ने काम किया है। वो बोलती है, शायद सोते हुए गैब को बुरा सपना आया होगा
और शायद इसी की वजह से उसने नींद में ही माँ को मार दिया होगा और माँ मर गई होगी। अब बाद में अजनबी वापस से गैब के पास जाता है और गैब कुछ ना बोल सके इसके लिए उसके मुंह में कुछ डाल देता है। इसके बाद वो खिड़की खोलता है और बोलता है मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अजनबी अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है मैंने अपने परिवार को मरता और टूटता हुआ देखा है। मैं इस चीज को भुलाना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने अपना मास्क उतारा मुझ पर टॉक्सिन का असर नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि बाकी लोगों की तरह मेरी यादें क्यों नहीं खत्म होती, लेकिन यादें रहना बहुत ही दर्दनाक होता है। इसलिए बाहर की हवा अंदर आने से तुम अभी की बातें भूल जाओगे और आगे खुश रह पाओगे। लड़की अपनी माँ के क्रियाक्रम के लिए काम कर रही होती है, लेकिन ऐसा करने से डेजी को बहुत दर्द होता है, बहुत दुखी होती है वो। इसीलिए छोटी डेजी को शांत करने के लिए एबी उसको बाहर लेके जाती है। इसके दौरान एबी को पता नहीं होता है कि उसने अपना खास छुपाया हुआ डब्बा वहीं छोड़ दिया है और मौके का फायदा उठाते हुए बी उस डब्बे में ताक झांक करने लगती है। उसको डब्बे में थैली मिलती है जिस पर लूका का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर 2 बैटरीज पड़ी हैं। ये देखकर बी की एक याद वापस आती है और उस याद में बी एक आदमी पर गोली चलाती है जिसके बारे में उसने कभी अपने परिवार को नहीं बताया था। इसलिए वो बाहर जाकर उस आदमी की लाश को अकेले दफनाती है, लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक टॉर्च मिलती है और उस टॉर्च को देखकर बी को कुछ चीजें याद आती हैं। पता लगता है कि जिस आदमी को बी ने मारा है वही असली लूका था, लेकिन वो कोड के जरिए इशारा करके कुछ नहीं बता पाया क्योंकि उसकी टॉर्च की बैटरीज खत्म हो चुकी थी। जब बी लाश की जांच करती है तो उसको टॉर्च के साथ साथ एक हार भी मिलता है, इसीलिए वो सभी चीजें वहीं पर दबा देती है ताकि वो अपने परिवार से सारा सच छुपा सके। इस सब के बारे में भूल जाने के लिए बी अपना मास्क उतार देती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं जैसा कि बैटरीज एवी के पास मिली है। इससे साफ हो जाता है कि एवी को इस सब के बारे में अच्छे से और बिल्कुल शुरू से पता है। बी अंदर जाती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई है, ये सच्चाई छुपाकर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जिसके जवाब में एवी बोलती है कि बहन मैंने ये तेरे लिए किया था ताकि मैं तुझे लूका के खोने वाले दर्द से बचा सकूं। अब ये बात सुनकर बी अपनी बहन एवी से बोलती है चलो हम दोनों बाहर चलते हैं और जो भी हुआ उस सब के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन एवी अपनी यादों को खोना नहीं चाहती और ऐसा करने से वो बी को रोकने की कोशिश भी करती है। तभी अजनबी वहाँ पर आता है ताकि वो एवी और बी के बीच चल रहे झगड़े को रोक सके। लेकिन जब अजनबी का सारा ध्यान एवी पर होता है तो बी को जलन होती है और अपनी यादें मिटाने के लिए बाहर चली जाती है। एवी बी को जाकर रोकना चाहती है, लेकिन तभी अजनबी उसको रोक देता है और बोलता है एवी तुम्हारी अपनी जिंदगी है। उसी समय डेजी वहाँ पर आती है और बाकियों को बताती है कि गैब भैया बिल्कुल बदल गए हैं, वो बेड पर बिल्कुल शांत पड़े हैं जैसे कि वहाँ पर है ही नहीं। जब एवी बैठते हुए समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसके भाई के साथ हुआ क्या है, तभी वहाँ पर बी आती है और वो अजनबी को नहीं पहचान पाती है। मतलब बाहर की हवा की वजह से वो सभी चीजें भूल चुकी है। अब एवी को महसूस होता है कि वो धीरे धीरे अपने परिवार को खो रही है और बस अब उसको ही सभी चीजें याद है। अजनबी एवी को बताता है मैं भी अपनी यादों को भूल नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। ये बात सुनकर एवी मान जाती है और बोलती है जो सब बुरी चीजें कुछ दिनों में हुई है इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और अपने परिवार को बचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। तभी अजनबी आदमी एवी के साथ मूड बनाने के लिए उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और वहाँ शांति से लेटा हुआ गैब उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद घर में रह रहे सभी लोगों के रिश्ते बदल चुके हैं। एवी और अजनबी अब घर के मुखिया हैं। डेजी अब से उनकी माँ की बेटी नहीं बल्कि वो बी की बेटी है। बी को बताया जाता है कि तुम्हारे पेट में असली लूका का बच्चा है और तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमको एक चॉइस दी थी, या तो तुम लूका को बचाओ या फिर उसके बच्चे को। तो तुम्हारे बच्चे को बचाने के चक्कर में लूका यहाँ से चला गया, यानी कि उसको साफ साफ बेवकूफ बनाया जाता है। अब नया परिवार मिलकर माँ का संस्कार करते हैं और मिलकर एक अच्छी नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। वो दीवार की सभी तस्वीरें दोबारा बनाते हैं ताकि उन तस्वीरों में परिवार के नए लोगों को दिखाया जा सके। बाहर जाने पर भी अब कोई मास्क नहीं डालती, जैसा कि बी का असल में होने वाला बच्चा तो अजनबी का है। इसीलिए एवी को लगता है कि बच्चा भी अपने पापा की तरह ही अपनी याद नहीं खो पाएगा। गैब बोलता नहीं है, लेकिन वो खुद से काम करने लगा है। अब एक दोपहर को दिखाते हैं तो वो जमीन में गड्ढा करता है क्योंकि उसकी कोई पुरानी याद वापस आ गई है। उसको 2 कंकाल मिलते हैं जिन्होंने एवी और बी के हार पहने हुए हैं और अब जाकर पता लगता है कि जो एवी और बी अभी तक जिंदा थे वो असली एवी और बी नहीं है। बच्चों की माँ हमेशा चीजों को संतुलन रखने में मानती थी, इसीलिए वो हमेशा एक नए घूमते आदमी को लूका बना देती है और जब भी उसको नए बच्चों की जरूरत होती है और जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो हमेशा लूका या बच्चे में से किसी एक को रखने का बहाना बनाती थी। इसीलिए हमेशा लूका को जाना ही पड़ता था और इस सब के दौरान अजनबी अकेले ही पहरेदारी का काम करने लगा है, जो कि अब असली लूका बन चुका है। जब वहाँ पर एक जवान और भटकता हुआ लड़का पहुँचता है तो लूका सोचता है कि अब पुराने सदस्य की जगह नए आदमी को लाना ही पड़ेगा और वो गैब को गोली मार देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर